Hello everyone, how are you? Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss modern concept of structure of atom. इससे पहले हमने बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था जिसमें आपको बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की थी कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वहाँ पे उसके सराउंडिंग पाथ में एक सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीके से आपको दो डायमेंशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि या तो आप जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये 3 डायरेक्शंस हो गई, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। तो किन्हीं 2 एक्सिस के अलोंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक रिंग है, उस रिंग को आप इस तरीके से लिटा दो तो वो क्या हो जाएगी, एक तो एक्स एक्सिस को और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। उस रिंग को हमने खड़ा कर दिया, जैसे कि आपको बोर्ड पे ऐसा लग रहा है कि हमने एक रिंग ली है और उसको खड़ा कर दिया है, तो वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है और उसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी है। तो वो एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जब आप सर्कुलर पाथ की बात करते हो तो वो 2 डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बोहर था उसने आपको 2D एटम के स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, अब बोहर को डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को इम्प्रूव करना था, इसीलिए उसके फर्दर मॉडल्स आए थे इसको डिस्कार्ड करते हुए। पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी जिनको इम्प्रूव करने के लिए और दूसरे मॉडल्स आए थे। सबसे पहला है डबलेट नेचर। डबलेट नेचर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास कोई एटम हो और उसके सरफेस पर हम क्या करते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जब उस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या करता है, इजेक्ट करता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए या हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इस रेडिएशंस में होगी तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाता है, या हम कहेंगे हायर एनर्जी लेवल के अंदर प्रमोट हो जाता है। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। जब हम यहाँ पर इसके बाद जो बची हुई रेडिएशन है वो क्या होती है, वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोप पर फॉल होती है। हम उसके नेचर को वहाँ पर जज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमें हर एक तरह की वेवलेंथ, हर एक तरह की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिलेगी, सिर्फ उसको छोड़ करके जिसको उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वो तो उस एनर्जी को लेकर के निकल गया ना, तो वो हमें वहाँ पर क्या मिलेगी, मिस मिलेगी। आपको ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होता क्या है। फिर उसके बाद है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके का आता है। इस तरीके के स्पेक्ट्रा आते हैं, हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट बीट शो होती है उसी तरीके से यहाँ स्पेक्ट्रा मिलता है। तो जब हमारे पास ये लाइनें जो होती हैं इस तरीके से हो, एक जगह पर ही 2 लाइनें हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। तो ये जो डबलेट आता है या 3 लाइनें होती हैं, ट्रिपलेट आता है, ये किस वजह से आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एनवायरनमेंट में आने की वजह से अफेक्टेड होता है। तो डबलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा जब प्रेजेंट होंगे तो वो एक दूसरे को ऑब्वियसली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो बोहर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा आता है तो बोहर के पास उस तरीके की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो उस चीज़ को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। सेकेंड फैक्टर था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये तो आपको बताया ही था उसी टाइम पर। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। बोहर जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल था, वो क्या कहता है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब वो एक्सप्लेन हो पाएगा, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो हाइड्रोजन जैसा बन जाएगा, तब एक्सप्लेनेशन उसकी पॉसिबल है। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास होते हैं। हमारे पास ऐसे एटम्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही एटम है ऐसा तो जो हाइड्रोजन है कि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो बाकी सारे एटम्स जो होते हैं जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। थर्ड वन है जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या कहता है, होता क्या है ये कि जब हम किसी स्पेक्ट्रा को देख रहे हैं, किसी एटम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब एलिमेंट
को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाए, तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, वो थोड़ा सा चेंज मिलता है। किस तरीके से चेंज मिलता है कि हमारे पास जैसे मान लो अगर कोई सोफिस्टिकेटेड सा स्पेक्ट्रोस्कोप है जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज का नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें एक ही लाइन मिल रही है। जैसे हमारे पास एक इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिल गया, लेकिन जब हम हायर पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, किसी की एनर्जी कम होती है, किसी की पावर ज़्यादा होती है, जो बहुत ही स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स को भी वहाँ पर शो कर सकता है, उसीलिए हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उसी तरीके से, जो क्या कर सकता है, अगर पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप है तो बहुत फाइन तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा कि एटम्स एक्चुअली है कैसा, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को वो अफेक्ट कर रही हैं। तो मान लो हमारे पास जो पहले स्पेक्ट्रोस्कोप था उसमें एक ही लाइन हमें दिखाई दी, जब हम वहाँ पर बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप लगाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप लगाते हैं और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उन लाइंस को और ज़्यादा स्प्लिट कर देता है, फाइन लाइंस के अंदर और ज़्यादा उनको स्प्लिट कर देता है, तो बहुत सारी लाइनें हमें दिखती हैं वहाँ पर। तो ये जो फाइन लाइनें आई हैं मैग्नेटिक फील्ड के नेचर में आने की वजह से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो अफेक्ट हुआ है एटम्स पर, उसको क्या कहेंगे, जीमन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराते हैं उस दौरान जो इफेक्ट आया है उस एटम्स पर, उसको हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, सिंपली उसने शो कर दिया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं, तो उसके दौरान उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। फिर है कि पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। जो मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंड में एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, और जो ये सर्कुलर पाथ होते हैं ये बहुत सारे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वहाँ पर एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर वो एनर्जी को गेन करता है तो हमने कहा, मतलब वो भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी को गेन करने के बाद में वो हायर लेवल के अंदर चला गया है, तो जब वो घूम रहा है सेम स्पीड के साथ में, सेम एनर्जी के साथ में, रेडियस भी उसका फिक्स्ड है, तो उसके बाद वो दूसरे एटम्स दूसरे पाथ के अंदर मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उसको वहाँ जाने से रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। वो पाथ जो उसने सर्कुलर पाथ बोल दिया है कि एक सर्कुलर पाथ ही है सिर्फ, जो 2D उसने एक्सप्लेनेशन दी है, वो पूरे एटम्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली के लिए अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग ने दिया था वो आया, जिससे हमें एक मॉडर्न कंसेप्ट मिलता है कि जो स्ट्रक्चर है एटम्स की वो एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, फर्दर डी ब्रोगली नहीं आए थे, हाइजेनबर्ग नहीं आए थे, तब तक बोहर जो कंसेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसने सॉल्व कर दी थी। ठीक है, जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था उससे तो काफ़ी बेटर था, तो इसीलिए काफ़ी हद तक ये क्वांटम के पे बेस्ड था, जो क्वांटम लाइन होती है उस तरीके से, लेकिन सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए, उसके बाद कौन आए, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि एटम्स जो होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा है उसका रेडियस भी पता, उसकी वेलोसिटी भी पता, उसकी एनर्जी भी पता है, तो वही क्वेश्चन कि फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्कुलर पाथ में दूसरे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे एक से ज़्यादा पाथ वहाँ पर तो प्रेजेंट होंगे, तो एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के यहाँ क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, कभी वहाँ क्यों नहीं मिल रहे, कभी इधर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ तक बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें क्या पता चला था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है। पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, और उसकी स्पीड, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर है तो वो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोमोट नहीं हो पा रहा है, उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी, वो उसी में घूमे जा रहा है, तो वो किस वजह से, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके साथ में एक वेवलेंथ होती है, एक वेव होती है जो उसके साथ में मूव करती है। जब वो घूमता रहता है तो एक वेव जनरेट होती रहती है, उसके साथ ही वो घूमता रहता है एक्सेलरेट करने के दौरान पे, और वो वेव जो है उसको कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती है वो वेव। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन, भले ही हमें ये पता चल गया वो पार्टिकल नेचर रखता है,
लेकिन एक और चीज़ है कि जब उसको एक वेव जनरेट होती है, वेव की तरह वो कंट्रोल होता है सारी चीज़ों से, तो हमें दूसरा नेचर क्या पता चला, वेव नेचर। तो एक ही चीज़ है, जैसे लाइट होती है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी होती है और पार्टिकल की तरह भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को भी सिमिलर तरीके से कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। तो दोनों नेचर होने के को क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर का जो बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन का, वो किसने एक्सप्लेन किया था, डी ब्रोगली ने। इसने देखो दो कंसेप्ट को यूज़ किया। एक तो प्लैंक्स जो थे उसकी थ्योरी में से उसने फॉर्मूला निकाला E = h/, एनर्जी यहाँ से रिलेट की। दूसरा जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन के mc², जो एनर्जी दोनों को उन्होंने क्या किया, कोरिलेट किया। दोनों ही एनर्जी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, h/nu = mc² भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी है और ये भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो यहाँ से उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया लैम्डा का, लैम्डा = h/mv। ये आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, मास आपको पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये वेलोसिटी है यहाँ पर। तो वेलोसिटी को भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जो स्पीड होती है लाइट की, उसके कोरेस्पॉन्डिंग ही माना गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, लैम्डा = h/mv। ठीक है, इसके बाद जो ये हम बात कर रहे हैं कि वो पार्टिकल और वेव नेचर की तरह है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ वेव है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली ने किया था, इसीलिए इसको डी ब्रोगली वेव भी बोल सकते हैं, या इसको मैटर वेव भी। कई बार आपको ये मैटर वेव की फॉर्म में भी लिखा मिलेगा, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव, या कई बार इसको पायलट वेव भी कहा जाता है। ठीक है, मैटर वेव, डी ब्रोगली या फिर पायलट वेव। तो इसमें हमारे पास यहाँ तो वेवलेंथ निकल के आ गई। ये जो वेवलेंथ है, लैम्डा इज अ साइन फॉर वेवलेंथ, इसको क्या कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये वेव है, इसको डी ब्रोगली वेव कहेंगे। ये जो वेवलेंथ यहाँ पर है, इसको क्या कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इस तरीके से निकालेंगे। या फिर ये कहा जाए मैटर वेव कैलकुलेट करना है, तो वो भी किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, वेवलेंथ की, डी ब्रोगली वेवलेंथ की ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद में है कि अगर हमारे पास में पार्टिकल और वेव नेचर है, हम ये बोल रहे हैं, तो ये प्रूव कहाँ से हुआ है, पता कैसे चला, पार्टिकल नेचर का पता कैसे चला, कि जब इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली है, और उस स्क्रीन पर जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया गया तो वहाँ पर एक स्पॉट मिला, कहीं भी मिल सकता है, वहाँ पर एक स्पॉट मिला। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया गया तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमें वहाँ पर क्या मिले, स्पॉट मिले। स्पॉट मिले, इससे क्या प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो वहाँ गया है वो वहाँ जाकर के लोकलाइज्ड हो गया, एक जगह जाकर के वो बैठ गया है। तो एक जगह जाकर के कोई चीज़ रुक जाती है, इसका मतलब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, वेव नेचर किससे पता चला, वेव नेचर जो था वो जर्मर और डेविसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने कैसे पता कराया, वेव नेचर का पता कैसे चला, कि उन्होंने क्या किया, एक टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब के अंदर होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जनरेट कराया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, सेंटर में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कराने का पर्पस क्या था, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे वो उसकी स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये जो बीम है यहाँ पास होगी, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, निकल क्रिस्टल लिया गया है, निकल क्रिस्टल, फिर यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। तो यहाँ जब ऑब्जर्व किया गया है निकल क्रिस्टल में से पास होने के बाद, तो यहाँ पर डार्क और ब्राइट कलर की कुछ रिंग बनी, डार्क और ब्राइट कलर की कुछ रिंग बनी, और वो रिंग का जो ये डिफ्रेक्शन हुआ है इन पार्टिकल्स का, यहाँ जो डिफ्रेक्शन क्रिएट हुआ है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था जो एक्सरेज का डिफ्रेक्शन आता है उससे। ऐसे ही इसी तरह की रिंग किस में बनती है, एक्सरेज में बनती है। ऐसी ही रिंग किसके अंदर बनी है, जब इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट कराया गया उससे जनरेट होती हैं। एक्सरेज कैसा नेचर शो करती हैं, वेव नेचर शो करती हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जब इसके साथ में डिफ्रेक्शन मैच कर रहा है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव नेचर भी शो करेगा।
ठीक है। एक थॉमसन एक्सपेरिमेंट और था जिसके अंदर उसने निकल के बजाय यहाँ पर गोल्ड फॉयल ली थी, ठीक है, गोल्ड की फॉयल ली थी, तो भी उन्हें सेम ही इसी तरीके से रिंग मिली थी, डिफ्रेक्शन मिला था जो एक्सरे के साथ में मैच करता है, और वहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों यहाँ से कंफर्म हो गए। उसके बाद है कि हमारे पास जब न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, रिलेशन फाइंड आउट करना एनर्जी में, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास वेवलेंथ का तो फॉर्मूला क्या होता है, h बाय तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा के लिए, वेवलेंथ के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए h बाई एम वी। एम वी के प्लेस पर यहाँ पर क्या हो सकता था, क्योंकि जो मास इंटू वेलोसिटी होती है वो मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर लिखा हो सकता है h अपॉन पी, ये भी लिखा जा सकता है। फिर है कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव मतलब डी ब्रोगली वेव, इसकी जब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, ये होता है। अगर हमें मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। अब जो वी बाई लैम्डा आया है यहाँ से, हमारे पास में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं v डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है, h इंटू एम इंटू वी, ठीक है। अब जो ये v इंटू एम वी आया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम वी स्क्वेयर बाय एच, ठीक है, या इसको हम एम वी को यहाँ पोटेंशियल भी हो सकता है, पोटेंशियल इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एच, या फिर हम इसको एम वी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं इंटू इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब अगर हम इस एनर्जी के साथ में रिलेशन निकालना हो, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ में या फिर वेवलेंथ का एनर्जी के साथ में रिलेशन निकालना है, यहाँ से तो हमें सिर्फ क्या पता चला है कि उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू आई है एम वी स्क्वेयर बाई एच, ठीक है। हमें पता है कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी की कोई टर्म यहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एम वी स्क्वेयर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की एक टर्म में आता है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। अगर हमें एम वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है तो 2 क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पर आप सिर्फ 2E भी लिख सकते हो, या कंफ्यूज ना हो इसीलिए 2 काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय H, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये किसके इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा की और काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है तो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी थी लेकिन अगर यहाँ पर वेवलेंथ की और एनर्जी का रिलेशन मांगा जाता है तो एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर में से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाय मास। अब यहाँ देखो वेलोसिटी हमारे पास वेवलेंथ के फॉर्मूले में थी, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय एम वी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैम्डा प्रोवाइड कराने के लिए इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लैम्डा निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिसको नोट करना है लर्न करने के लिए ये कैलकुलेट करके बता देते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू lambda is equal to h by m and this one is
2 काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट एंड अंडर रूट m, ठीक है, अंडर रूट m। जो m होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m। m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक रूट से एक m, रूट m कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, h बाय 2 काइनेटिक एनर्जी m होल अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि जो लैम्डा है एनर्जी का रिलेशन कैसे आया है, लोअर साइड में आया है, अबव साइड में होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लोअर साइड में आया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसी रिलेशन को देखो यहाँ हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 1/1000 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, h बाय एम वी, ठीक है, h बाय एम वी वेवलेंथ का फॉर्मूला था। यहाँ पर हमें h कांस्टेंट वैल्यू पता है कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी हमें पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका भी कितना पार्ट कहा है, 1/1000 जो लाइट की स्पीड है उसकी 1/1000 पार्ट कहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। 8 में से 3 को अगर हम माइनस करें ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, 10⁻³ 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 3 इंटू 10⁵, ठीक है। अब 5 अबव साइड में जाएगा अगर ये, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 39। ये अगर अबव में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 31। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6.626 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 3, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज हम अप्रोक्सीमेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने पॉइंट को एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया फास्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो 6/27 इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, 2 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.2 इंटू 10⁻⁻8। या हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻9। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना। तो वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे वेवलेंथ इजीली निकल जाएगी। यहाँ पर वो मैटर वेवलेंथ भी बोल सकता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकता है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 2 पार्टिकल्स, वन विद 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड अनदर विद 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कैलकुलेट λ1 एंड λ2। ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेना इसको। λ1 एंड λ2। अब ध्यान से देखो, हमारे पास लैम्डा का और एनर्जी का एक रिलेशन था, वो रिलेशन क्या था, h बाय, ये रिलेशन था। और यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था कि जो वेवलेंथ है वो क्या है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम क्या मान सकते हैं कि जो एनर्जी E1 है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, λ1, जिसकी एनर्जी 2 उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, λ2 होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम ये बोल सकते हैं E1 बाय E2 इज इक्वल टू
इसकी तो लोअर साइड में होगी, E1 की एनर्जी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, लोअर साइड में। E2 अगर लोअर साइड में है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अबव साइड में। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 की एनर्जी कितनी है, जो एनर्जी है फर्स्ट की वो कितनी है 25, और सेकेंड की कितनी है 50, इज इक्वल टू λ2 बाय λ1 बाय 2। तो यहाँ से अगर हम λ2 निकालना चाहते हैं, λ2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, λ1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो अबव साइड में आ जाएगा। और अगर हम λ1 निकालना चाहते हैं, λ1, तो ये इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो λ1 इज इक्वल टू 2λ2। तो एक तो ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है कि जो वेवलेंथ है और एनर्जी का जो रिलेशन है वो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, या आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वेवलेंथ निकालो, एनर्जी दी हुई है, या वेवलेंथ दे रखी है तो एनर्जी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो हमने सीख लिया है। तो डी ब्रोगली ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम्स के अंदर, वो एक वेव के साथ में जुड़ा हुआ होता है जो उसके सर्कुलर पाथ में मूव करते टाइम उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है हायर एनर्जी लेवल के अंदर या लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। इसी चीज़ को कि जो बोहर था उसने सारी चीज़ों को फिक्स जो बता दिया कि उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी स्पीड भी, वेलोसिटी जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, और जो उसका रेडियस होता है वो भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक और साइंटिस्ट था उसने क्या कर दी थी, फेल कर दी थी। बहुत ही फेमस है वो भी, डी ब्रोगली की तरह ही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, बाय, थैंक यू।